दो गोरी अंग्रेजन भाभीयों की दुलारी काली ननंद। अगर आज भी ये रिश्ता पक्का नहीं हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी इस गंदी शक्ल पर थोड़ा सा मेकअप थोप ले। कलावती अपनी बेटी को ऐसा बोलकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद प्रेरणा बहुत मायूस हो जाती है और वो खुद से ही परेशान होकर शीशे में अपने आप को देखकर कहती है, ये काला रंग और ये शक्ल किसी को आज तक पसंद ही नहीं आई, तो अब कौन सा किसी को मेरी ये शक्ल पसंद आने वाली है। प्रेरणा अपना मन मार कर शीशे में तैयार होती है, लेकिन वो अपने आप से इतनी परेशान थी कि खुद से अच्छे से तैयार भी नहीं हो पाती। वो सिंपल सा एक सूट पहन लेती है और सभी मेहमानों के सामने आ जाती है। तभी उसको देखते ही लड़की की माँ कहती है, अरे मोरी भैया, ये तो पूरा काला कोयला है। हे भगवान, इस काली कोयल से मैं अपने बेटे की शादी नहीं करवा सकती। ये सुनते ही कलावती को गुस्सा आता है और वो पुष्पा से कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? किसी के काले गोरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंसान कितना अच्छा है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मेरी बेटी बहुत संस्कारी है। जैसी आजकल लोगों को अपने घर के लिए बहू चाहिए होती है, बिल्कुल वैसी ही है। तभी पुष्पा का बेटा लकी उसके कान में कहता है, ना ना माँ, नहीं, मैं नहीं करूँगा इस काले कोयले के साथ शादी। इसको तो मैं अपने दोस्तों के सामने भी नहीं ले जा पाऊंगा। अरे बेटा, तू चिंता क्यों करता है? इस कल्लो मैया की शादी तो तुझसे होने से रही। चल अब चलते हैं यहाँ से। फिर से एक और बेइज्जती होने के बाद प्रेरणा से रहा नहीं जाता और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। बाहर से कलावती अपनी बेटी प्रेरणा से कहती है, हाँ हाँ, छुपा ले मुंह, कल मुंह ही करम जली। मुझे तो पता ही था कि इस बार भी तेरा रिश्ता होने से रहा। कलावती ऐसा कहकर अपने पति के पास जाती है। मैं तो इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। पता नहीं हमारे खानदान में इतनी काली लड़की पैदा कैसे हुई। मुझे तो लगता है ये सब तेरी ही गलती है। सच सच बता दे, कलावती कहाँ अपना मुंह काला करवा कर आई थी? आप मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हो? ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इस कल्लो मैया की वजह से मुझे क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। अब तो मुझे अपने दोनों बेटों को ही बुलाना पड़ेगा। कलावती ऐसा कहकर अमेरिका में अपने दोनों बेटों को फोन मिलाती है, जहां पर उसके दोनों बेटे अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहे होते हैं। अरे चिराग, देख माँ का फोन आ रहा है। मुझे एक अर्जेंट फाइल अंदर लेकर जानी है, तो जरा माँ को अपने फोन से फोन कर ले। विजय फाइल लेकर अपने बॉस के केबिन में चला जाता है, जिसके बाद चिराग अपनी माँ को फोन करता है। हाँ माँ, क्या हुआ? आप घर पर सब ठीक तो हैं? आपने ऑफिस टाइम में ही कॉल कर दी। अरे ना मूर्खो, तुम दोनों तो वहाँ जाकर बैठ गए हो और यहाँ पर मेरे सर पर ये बोझ पड़ा हुआ है। इसे कौन उतारेगा? अरे माँ, आप कौन सी बोझ की बात कर रही हो? हम अच्छा खासा कमा कर आपको पैसे भिजवा देते हैं। घर में किसी चीज की परेशानी नहीं होने देते। फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हो? तेरी जो ये बहन है ना, इसके काले रंग की वजह से इसका कोई रिश्ता नहीं हो रहा और अब मैं तो हो गई हूँ तंग। इसीलिए दोनों तुरंत के तुरंत वापस लौट आओ, नहीं तो मैं इस कल्लो को इस घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी। अपने बेटे को धमकी देकर कलावती तुरंत फोन काट देती है, जिसके बाद चिराग इस बारे में अपने भाई विजय को बताता है। उन दोनों के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उन्हें अपने घर गए हुए भी कई साल हो चुके थे। वो दोनों अपनी और अपनी पत्नियों की टिकट कराते हैं और अपने गांव पहुंच जाते हैं। अरे माँ, दरवाजा खोलो, तुम्हारे दोनों बेटे आ गए हैं। जैसे ही कलावती दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर उसके दोनों बेटे अपनी दोनों अंग्रेजन पत्नियों के साथ खड़े होते हैं। अरे मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे गुलाबी, मेरे नीले, मेरे लाडले बेटे, आ जाओ, अपनी माँ के गले लग जाओ। तुम्हारी माँ का सीना कब से तुम्हें गले लगाने के लिए तड़प रहा था। कलावती अपने बेटों को गले लगाने के बाद अपनी अंग्रेजन बहुओं से कहती है, अरे वाह, इस बार तो मेरी अंग्रेजन बहू भी साथ आई है। चलो चलो आ जाओ, मेरे पैर छू लो और मुझसे आशीर्वाद ले लो। कलावती के कहते ही उसकी दोनों अंग्रेजन बहू उसके पैर छूते हुए कहती हैं, नमस्ते मामी जी। प्रणाम मामी जी, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम दोनों बताओ, बड़ी कमजोर लग रही हो। चलो तुम्हें देसी घी के पराठे खिलाती हूँ, जिससे तुम बहुत जल्दी मोटी हो जाओगी। जहाँ पूरा परिवार एक दूसरे को प्यार प्रेम दिखाता है, वहीं बेचारी प्रेरणा पूरे परिवार से अलग अपने कमरे में ही घुट रही होती है, जिसके चलते सबसे पहले सोफिया और एलिना उसी के पास जाती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी काली ननंद के काले रंग से कोई भी दिक्कत नहीं थी। वो उसके दिल से बहुत प्यार करती थी, मानो जैसे उसकी ननंद उनकी दुलारी हो। तुमने खुद को यहाँ अकेले बंद क्यों किया है प्रेरणा? रो रो कर तुम्हारा तो
हालत ही बिखर गया। बिखर नहीं भाभी जी, बिगड़ गया है। इस घर में मुझे कोई भी प्यार नहीं करता सिवाय आप दोनों के। आप दोनों यहाँ हमेशा नहीं रहती हो, मुझे आप दोनों की बहुत याद आती है। पिछली बार की तरह फिर से मेरे रिश्ते वाले काले रंग की वजह से मुझे नापसंद करके चले गए। मुझे बहुत बुरा लगा। ये सुनते ही सोफिया और एलिना प्रेरणा को गले से लगा लेती हैं और उसकी आंखों में आंसू पहुंचती हैं। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी भाभियाँ आ गई हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में हम तुम्हें शॉपिंग के लिए ले जाएंगे, वहाँ तुम्हें अपनी पसंद का कपड़ा दिलाएंगे। जैसे ही सोफिया और एलिना प्रेरणा को अपने साथ कमरे से बाहर लेकर आती, कलावती, दुर्गेश और उसके दोनों भाइयों का उसकी शक्ल देखते ही मुंह बन जाता है। हम अपनी प्रेरणा को बाजार लेकर जा रहे हैं, हमको आने में देरी हो जाएगी। चलो प्रेरणा, चलते हैं ढेर सारे शॉपिंग करने। एलिना और सोफिया दोनों ही प्रेरणा को बड़े से मॉल में ले जाती हैं और उसके लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े उसे दिलवाती हैं। भाभी, ये तो बहुत छोटा है, इसे मैं कैसे पहनूं? ओहो ननद जी, छोटा नहीं, शॉर्ट ड्रेस बोलते हैं इसको, जाओ जल्दी पहन कर दिखाओ। सोफिया के कहने पर प्रेरणा ट्रायल रूम में जाती है और शॉर्ट ड्रेस पहन कर आती है। वो शॉर्ट ड्रेस उसके ऊपर बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ड्रेस के ऊपर उसकी चंपू वाली चुटिया उसकी भाभीयों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जिसके बाद वो उसे पार्लर में ले जाकर वहाँ उसके बालों की एक प्यारी सी कटिंग करवा देती है और बाकी की काफी चीजें भी करवाती हैं, जैसे थ्रेडिंग, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर। सब कुछ होने के बाद प्रेरणा बहुत सुंदर लगती है। देखो प्यारी नंद, तुम कितना सुंदर लग रही हो, खाला रंग से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमको हमारी खूबसूरती को निखारना आना चाहिए। उस दिन एलिना की बातें सुनकर और अपने आप को शीशे में देखकर प्रेरणा सब समझ जाती है, जिसके चलते वो अपने लाइफस्टाइल को पूरा ही बदल देती है। उसकी भाभियां उसे अच्छा मेकअप करना भी सिखा देती हैं। अब बेशक उसका रंग सांवला था, लेकिन वो अच्छे कपड़े और मेकअप करके सुंदर दिखने लगती है, जिसके चलते अब उसका रिश्ता एक अमीर घराने में हो जाता है और उसकी शादी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं। शादी वाले दिन उसकी दोनों अंग्रेजन भाभी उससे कहती हैं, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तुमको नजर ना लगे। भगवान तुमको हर बुरी नजर से बचाएगा, तुम हमेशा हमारी दुलारी रहोगी ननन जी। अंग्रेजन भाभियों को उनकी ननन से इतना प्यार करते हुए देख विजय, चिराग और उनके माता पिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सभी प्रेरणा से माफी मांगते हैं। आप सभी को अपनी गलती का पछतावा है और आप सभी ने मुझे अब वो प्यार दिया है जिसके लिए मैं कितने सालों से तड़प रही थी। आज मुझे मेरा परिवार मिल गया, ये सिर्फ मेरी प्यारी भाभियों की वजह से हुआ है। प्रेरणा सबसे प्यार से बात करके अपने ससुराल के लिए विदा हो जाती है, जिसके बाद वो अपने ससुराल में जाकर खुशी खुशी रहने लगती है। चंपा, गजरी, सारी तैयारियां हो गई क्या बहू के आने की? बहुएं अभी आते ही होंगी। माँ जी काहे इतना परेशान हो रही हो? सारी तैयारियां समय से हो गई हैं, अब तो बस बहुओं के आने का इंतजार है। भगवती और भगवती की दोनों बहुएं चंपा और गजरी बहुत ही खुश होती हैं। भगवती ने अपने दोनों बड़े बेटे मोहित और आकाश की शादी गांव की रहने वाली गजरी और चंपा से करवाई थी, लेकिन वहीं अपने दोनों छोटे बेटे सुमित और राज की शादी भगवती शहर की रहने वाली तनीषा और अलीशा से करवाती है। भगवती और चंपा, गजरी बड़े ही प्यार से तनीषा और अलीशा का स्वागत करते हैं। दुल्हनिया, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। व्हाट? दुल्हनिया? व्हाट क्या? ओह माय गॉड, व्हाट नहीं व्हाट? ये क्या होवत है? तुम दोनों को इतनी भी इंग्लिश नहीं आती है कि तुम्हें व्हाट का मतलब पता हो? हम तो देसी हैं, हमें ये शहर की अंग्रेजी ना आवत है, हम तो अपनी देसी भाषा में ही बहुत खुश हैं। ओह नो, ये हमारी कैसे घर में शादी कर दी है? देखो तो जरा, इन्होंने साड़ी भी बिल्कुल गांव की औरतों की तरह पहनी है और इनके पेट देखो इतने मोटे से हैं। शहर की दुल्हनिया, हमारे पेट कोई मोटे वोटे नहीं है, हम दोनों तो पेट से हैं। कुछ ही महीना में हमारे घर के आंगन में हमारा लल्ला खेलेगा। लल्ला क्या होता है? बच्चा, बच्चे को हम लल्ला कहते हैं। अलीशा, लग रहा है कि अगर हम यहाँ कुछ दिन और रहे तो हम लोग इन देहाती गांव वालों की तरह बन जाएंगे।
इनके कपड़े पहनने का सेंस तो देखो कितना बेकार है, और इनकी लैंग्वेज तो OMG, मुंह खोलते ही गांव और देहातियों की बदबू आती है। मैं तो यहाँ कुछ दिन ही सर्वाइव नहीं कर सकती हूँ। यू आर राइट तनीषा। मेरी नई नवेली दुल्हनिया, अब दोनों क्या बात ही करती रहोगी या कलश गिराकर अंदर भी आओगी? भगवती के कहने पर अलीशा और तनीषा मुंह बनाते हुए कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती हैं। अलीशा और तनीषा दोनों ही शहर की मॉडर्न लड़कियां होती हैं, जिन्हें मॉडर्न लाइफ ही जीनी पसंद थी। गांव में रहने के तौर तरीके दोनों को ही नहीं पता होते, इसलिए दोनों ही अपनी गांव की जेठानी को नापसंद करती हैं और उनके गांव के होने की वजह से उन्हें हमेशा ताने देते हैं। छी, ये क्या खा रही हो तुम दोनों? देसी घी है, माँ जी ने इसे हमारे लिए निकाला है। कहते हैं हलवे में देसी घी डाल कर खाने से बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त और गोरा चिट्टा पैदा होता है। इतना घी कौन खाता है? अरे इसमें तो पूरे होटल का खाना बन सकता है। तुम लोगों को क्या अपनी हेल्थ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है जो इतना घी खा रही हो? इससे तुम्हारा फिगर खराब हो सकता है। फिगर क्या? ये क्या होता है? अलीशा, तुम किन गांव की गवारों के सामने फिगर मेंटेन करने की बात कर रही हो? इन्हें तो फिगर का F भी नहीं पता होगा। अरे ओ शहरी बहुरिया, हमारे सामने ना ज्यादा लपड़ चपड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। एक कान के नीचे लगा दिया ना, दिन में तारे नजर आ जाएंगे। हमें तो समझ नहीं आता तुम शहर के लोगों को हम गांव के लोगों से परेशानी क्या है। एक तो तुम्हारे शहर में प्रदूषण इतना है कि इंसान खुलकर सांस भी नहीं ले सकता। शुद्ध हवा खाने के लिए तुम हमारे गांव आते हो और हमारे ही गांव की बुराई करते हो। शर्म नहीं आवत है तुम लोगों को? और छोड़ चंपा, ये वही लोग हैं जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। तो हलवा खा, इनके चक्कर में हम अपना हलवा क्यों ठंडा करें? चंपा और गजरी का ऐसा जवाब सुनकर तनीषा और अलीशा को बहुत गुस्सा आता है और वो मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। तनीषा अलीशा की शादी को पूरा 1 महीना हो चुका था, लेकिन इन दोनों ने घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया था। गर्भवती होने पर भी चंपा और गजरी ही दोनों घर के काम किया करती थी। ऐसे ही समय बीतता रहता है। अलीशा और तनीषा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हैं। दोनों ही जाकर ये खुशखबरी घर वालों को बताते हैं, जिसे सुनकर सारा परिवार बहुत खुश होता है। अब तो मेरे आंगन में 1 नहीं 2 नहीं पूरे 4 लल्ला लल्ली खेलेंगे। तनीषा, अलीशा, आज के बाद तुम दोनों अपना खास ध्यान रखोगी। बाहर की उल्टी सीधी चीजें आज के बाद बंद। सिर्फ घर का खाना खाओगी, वो भी देसी घी में बना हुआ, समझी? भगवती के सामने तो तनीषा और अलीशा हाँ कर देते हैं, लेकिन भगवती के जाते ही दोनों शहर की बहुएं ऑनलाइन पिज्जा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। जिसके बाद दोनों शहर की बहुएं आराम से बैठकर उन्हें खाती हैं कि तभी वहां चंपा और गजरी आ जाती हैं। माँ जी ने तुम दोनों को बाहर का खाने से मना करा था, लेकिन फिर भी तुम दोनों यहाँ बैठकर मजे से लपालप चीजें खा रही हो। आखिरकार तुम दोनों को हम दोनों से प्रॉब्लम क्या है? अपने काम से क्यों नहीं काम रखती हो? हम चाहे कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, तुम्हें उससे क्या मतलब? लेकिन कम से कम अपने बच्चों की खातिर ही ये चीज बंद कर दो। तुम्हें पता भी है इन चीजों को खाने से तुम्हारे आने वाले बच्चों पर कितना गंदा असर पड़ेगा। ये खाना बंद करो। ये देखो, माँ जी ने तुम दोनों के लिए देसी घी के लड्डू बनाए हैं, इन्हें जल्दी से खा लो, ये बच्चे की सेहत के लिए अच्छा होता है। चंपा की बात सुनकर अलीशा गुस्से में चंपा के पास जाती है और लड्डू को छीनकर फेंक देती है। ये गंदे और वाहियात लड्डू ले जाओ यहाँ से। हमसे बिना पूछे हमारे लिए कुछ लाने की जरूरत नहीं है, समझी? अलीशा तनीषा की बात सुनकर चंपा और गजरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से चुपचाप चली जाती हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है। समय बीतने के साथ साथ चंपा और गजरी देसी घी का खाना और सही चीज खाते हैं, लेकिन वहीं तनीषा, अलीशा हर रोज बाहर की चीजें खाते हैं। अपनी सास के समझाने पर भी अलीशा और तनीषा उसकी एक नहीं सुनती। समय बीतने के साथ साथ चंपा और गजरी का 9वां महीना लग जाता है और 9वें महीने के लगने के बाद कुछ ही दिनों में चंपा और गजरी को लेबर पेन शुरू हो जाता है, जिसके बाद सभी लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डिलीवरी के बाद चंपा और गजरी दोनों को ही बच्चे स्वस्थ पैदा होते हैं। चंपा और गजरी देसी तरीके से अपने दोनों बच्चों का लालन पालन करती हैं। तनीषा और अलीशा का 7वां महीना शुरू हो जाता है, लेकिन दोनों ही अपनी आदतों से बाज नहीं आती हैं, जिसे देखकर भगवती बहुत परेशान हो जाती है। अलीशा, तनीषा,
तुम दोनों का 7वां महीना लग चुका है, लेकिन ना ही तो तुमने बाहर की चीजें खाना बंद करी हैं और ना ही अपने बिस्तर से उठती हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बच्चों के जन्म के समय तुम लोगों को काफी तकलीफ होगी। अभी भी समय है, अपनी आदतों पर रोक लगाओ। अफो माँ जी, आप अपनी ये गांव की बातें अपने पास ही रखो। हमें आपकी इन फालतू बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज हमें अपनी प्रेगनेंसी में क्या करना है क्या नहीं, ये हमें आपसे ज्यादा नॉलेज है, अंडरस्टैंड? लेकिन बहू, हमें एक बात बार बार रिपीट करने का कोई शौक नहीं है, ओके? अलीशा और तनीषा इतना बोल ही रही होती हैं कि तभी अचानक उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि दोनों से ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता है। ये सब देखकर सभी लोग उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं। पूरे 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन घर वालों को अपनी बहुओं की खबर नहीं मिलती। 2 घंटे बाद जब डॉक्टर आता है तो देखिए, आपकी दोनों बहुएं तो फिलहाल ठीक हैं, लेकिन हम उनके बच्चे को नहीं बचा सके। उनकी प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशंस थे। अगर हम उनके बच्चों को बचाने जाते तो आपकी बहू की जान नहीं बच पाती। डॉक्टर की बात सुनकर सभी परिवार वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब ये बात अलीशा और तनीषा को पता चलती है तो उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी सास और जेठानियों से माफी मांगती हैं। गजरी, हमें माफ कर दो। शहर से होने के घमंड में आकर हम लोगों ने तुम लोगों की जरा भी बात नहीं मानी। अगर हम तुम्हारी बात मान लेते तो आज हमारे बच्चे भी जिंदा होते। हमें माफ कर दो। हमारी गलतियों के कारण हमने हमारे बच्चों को खो दिया, हमेशा हमेशा के लिए। जो हुआ उसे भूल जाओ, होने को कौन रोक सकता है। हमारे बच्चे भी तुम्हारे बच्चे ही हैं, तुम उन्हें भी माँ का प्यार दे सकती हो, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। और मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, तुम दोनों दोबारा जल्दी माँ बनोगी। चंपा और गजरी की बात सुनकर तनीषा और अलीशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब दोनों शहर की बहुएं सुधर जाती हैं और अपनी बहुओं के बच्चों का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती हैं।